अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट बिजनेस साइकिल थ्योरी दैट इज़ हेग ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो क्लास एज इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड about the over investment theory that was presented by the Viksha. Fine. आज जो हमने थ्योरी स्टडी करनी है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन विक्शल ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ठीक है, मीन्स कि कुछ उसी के कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे आज की थ्योरी भी बेस कर रही है। इसलिए ये मनी और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसइक्विलिब्रियम पे बेस करती है। अगर आपने विक्शल की थ्योरी को मीन्स प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से स्टडी किया है देन यू वुड बी मोर क्लियर अबाउट टुडेज़ लेक्चर एज वेल। तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह से। तो अदरवाइज़ यू शुड व्यू द प्रीवियस लेक्चर एज वेल इफ़ यू हैवंट व्यूड येट। फाइन। तो let's start our topic, that is Hague over investment theory of business cycle. इस थ्योरी को हम मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बिकॉज ये मॉनेटरी फोर्सेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। Hague suggests that it is monetary forces that cause fluctuation in the investment. मीन्स कि हेग का ये मानना था कि इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस साइकिल में या किसी भी बिज़नेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन आती हैं दैट आर द ओनली मॉनेटरी फोर्सेस। मॉनेटरी फोर्सेस ही उसका क्या होता है, मेन रीज़न होता है। अब ओवर इन्वेस्टमेंट होती क्या है ओवर इन्वेस्टमेंट? ओवर इन्वेस्टमेंट होता क्यों है? ठीक है, बिकॉज मनी सप्लाई या फिर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है इकोनॉमी में, जिससे हम ये कहते हैं कि मनी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाता है। तो वो इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है। लाइक देखिए, आप मनी सप्लाई बढ़ गई है तो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, डेफिनेट सी बात है। तो जैसे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करते हैं और वो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल कहाँ इंक्रीज़ करते हैं, वो कैपिटल गुड्स में अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाते हैं। और इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा मींस एडवांस मशीन पे ज़्यादा पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे दे विल इंक्रीज़ द इन्वेस्टमेंट लेवल और द प्रोडक्ट्स को सेल करना भी उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स में जब वो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ा रहे हैं तो उनकी मशीनरीज जो हैं वो काफ़ी एडवांस जो है उन्होंने परचेज़ कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं कि लेस कॉस्ट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स कि उनको कम पैसों में अपनी प्रोडक्शन जो है वो अचीव हो रही है, तो वो जब उसको सेल आउट करेंगे तो उनके लिए वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को बैलेंस वे में लेके चलना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, यानी कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का इक्विलिब्रियम लेवल होना ज़रूरी होता है जब भी इन्वेस्टमेंट लेवल होता है किसी भी इकोनॉमी में। लेकिन क्या होता है, प्रोड्यूसर इसको प्लान किए बिना ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ है, उन्हें जस्ट अपने प्रॉफिट से ही कंसर्न होता है किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी फर्म को। तो कोई प्लानिंग नहीं होती उनके पास इन्वेस्टमेंट की तरफ से, तो क्योंकि वो अपनी ही फ़ायदे को देखते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ने से क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो उनका प्रोसेस है वो भी लेंथन हो जाएगा, मींस उनकी जो प्रोडक्शन है वो उसमें इजाफा हो गया। अब यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपने कैपिटल गुड्स में इजाफा करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेवल वो कैपिटल गुड्स में बढ़ाते हैं, वो कंज्यूमर गुड्स में उसको कंसर्न नहीं करते। अब यहाँ डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है कंज्यूमर गुड्स की तरफ से,
और रिसोर्सेज में कमी आ जाती है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल गुड्स में इजाफा हो गया और कंज्यूमर गुड्स में कमी आ गई है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स का आउटपुट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जब कंज्यूमर गुड्स की तरफ से अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम इसको ज़रा फ्लो चार्ट में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे अजम्पशंस की बात की जाए इस थ्योरी की, तो अजम्पशंस वही सेम है जो आपने प्रीवियस थ्योरी में भी स्टडी की हैं, लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ देयर इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज़ डिक्रीजिंग, फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ऑल दैट। तो अब हम आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो डिक्लाइन हो गया है, सॉरी इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। मींस क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट है इकोनॉमी में, तो लोग जो है वो बोरो कर रहे हैं, तो अपना इन्वेस्टमेंट लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है। जैसे इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज़ हुआ है तो क्या हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स में इजाफा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का इक्विलिब्रियम लेवल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोड्यूसर गुड्स में इजाफा हुआ है जबकि कंज्यूमर गुड्स में कमी आ गई है, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ में कमी आ जाती है, प्रोडक्शन में कमी होती है, तो स्टॉक कम होता है, तो क्या हो जाता है, उसकी प्राइजेस में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइजेस में इजाफा होगा, लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड में कमी ले आएंगे, ठीक है। लोग उस चीज़ को नहीं परचेज़ करना चाहते जिसकी प्राइजेस में इजाफा हो रहा हो, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड में कमी ले आते हैं, उस डिमांड को कम कर देते हैं उस चीज़ की, और फिर वो सेविंग लेवल अपना बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, डिमांड में कमी आ गई है, लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ है, ओवर इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन यहाँ पे अकर हो गई है, ठीक है। तो मीन्स ये सारा ही जो है वो मॉनिटरी प्रोसेस है, मॉनिटरी मीन्स फैक्टर्स हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट है, मनी सप्लाई की वजह से, लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो दोनों की तरफ बराबर होना चाहिए था, लाइक कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, तो वो ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर उससे क्या हुआ है, कंज्यूमर गुड्स कम हुए हैं, प्राइसेस में इजाफा हुआ है, डिमांड में कमी हो गई है कंज्यूमर की तरफ से, और लोगों ने अपना सेविंग लेवल बढ़ा दिया है। तो अब जितना स्टॉक मार्केट में अवेलेबल था बाय द फर्म्स, वो किस चीज़ में कंसीडर किया जाएगा, दैट इज़ ओवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स इंक्रीज इन दिस कॉज इन्वेस्टमेंट टू एक्सीड सेविंग, और यही जो है वो क्या कॉज करेगा कि सेविंग को बढ़ाएगा। अमाउंट ऑफ न्यूली क्रिएटेड बैंक क्रेडिट विद द स्पर्ड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी बिगन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू राइज। ओके, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जैसे कि बात की जा रही है कि सेविंग लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। तो सेविंग के बढ़ने के बाद फिर क्या होता है, कैपिटल गुड्स में इजाफा हुआ है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा कि उसको पता चल चुका है कि मेरे पास जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें कमी थी, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कम होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ चुका है, इसलिए लोग उसको परचेज़ नहीं कर रहे। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, कंज्यूमर गुड्स में भी इजाफे का प्लान करेगा। पहले उसको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो कैपिटल गुड्स में ही अगर इन्वेस्ट करता जाएगा तो अल्टीमेटली उसके लिए वो बाद में क्या हो जाएगा कि उसके बिज़नेस साइकिल में डिप्रेशन का पीरियड आ सकता है इस वजह से। तो वो अब क्या प्लान कर रहा है कि वो अब कंज्यूमर गुड्स को ही मींस उसमें इन्वेस्ट करेगा, उसको बढ़ाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे वो कंज्यूमर गुड्स में इजाफा करेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ड्यू टू अब जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस चीज़ की बढ़ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब कंज्यूमर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रॉफिट लेवल क्या हो जाता है, प्रॉफिट लेवल डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो गई है। सबसे पहले क्या था कि कैपिटल गुड्स जो है उसके पास ज़्यादा था तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, वो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहा था तो उसको प्रॉफिट लेवल ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट लेवल डिक्लाइन हो गया है। अब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में कमी ले आएगा,
और इस तरह से न्यू रिसेशन का एक पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और वो किस तरफ चला जाएगा, दोबारा डिप्रेशन की तरफ। ठीक है, मीन्स के रिसेशन और फिर डिप्रेशन का पीरियड आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा, प्रॉफिट में कमी हो गई है और इस तरह से इन्फ्लेशन लेवल भी बढ़ गया है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो है वो बिज़नेस साइकिल में अगर होगी, लाइक एक्सपेंशन, उसके बाद मीन्स रिसेशन एंड देन डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का पीरियड जो है वो कब ख़त्म होगा? डिप्रेशन का पीरियड जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, लॉन्ग टर्म होता है। रिकवरी जो है वो कैसे पॉसिबल है? तो डिप्रेशन के बाद भी रिकवरी पॉसिबल है। कभी भी आपने बिज़नेस साइकिल की जो थ्योरीज देखी हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक इकोनॉमी जो है या एक बिज़नेस साइकिल जब डिप्रेशन पे जाता है तो वो कभी रिकवरी की तरफ जाता ही नहीं है। रिकवरी पॉसिबल होती है, लेकिन रिकवरी कब पॉसिबल होती है? आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस बढ़ने से लोग क्या कर रहे थे, सेविंग अपनी इंक्रीज़ कर रहे थे। तो वही सेविंग जो कर रहे थे वो दोबारा इन्वेस्टमेंट के चांसेस में यूज़ हो सकती है। लोग अगर सेव कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली दोबारा से ही सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेग, जैसे क्लासिकल्स भी ये कहते थे सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑल द टाइम। तो जितना वो सेव कर रहे थे वो विद द पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा से इन्वेस्टमेंट की तरफ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट कुछ क्रिटिसिज्म है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है इस थ्योरी को। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज़ देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो हमने ये अज्यूम किया था कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, मैनी अदर फैक्टर्स आर देयर। तो कभी भी एम्प्लॉयमेंट ऐसा होता ही नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी वर्कर्स हैं वो सब काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक अनरियलिस्टिक असम्पशन थी उनकी। एंड सेकेंड वाज अनरियलिस्टिक कंजप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि हमेशा सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल होती है, या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि जितनी भी सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये बिल्कुल ही ये अजम्पशन जो है वो इट वाज नॉट रियल। थर्ड वन, अनड्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस। Interest is not always in the business. It sometimes depend upon the profit. Sometimes interest rate बढ़ भी रहा हो तो भी लोग बिज़नेस करते हैं। अच्छा, अब ऐसा उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग बिज़नेस करते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अगर हम किसी बैकवर्ड एरिया की बात करें, ठीक है, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे आबादी नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लाइक कपड़े की दुकान या फिर कोई भी ऐसे ही शॉप्स या मार्केट बना देते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वहाँ पे बिज़नेस करना प्रॉफिटेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो लोग जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट चाहे ज़ीरो भी होगा तब भी वहाँ पे वो बिज़नेस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें यहाँ से कुछ गेन होना ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बिज़नेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी असम्पशन उनकी जो है इट इज़ नॉट रियल। फोर्थ वन इज़ अनरियल कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड सेविंग। वो कहते हैं जैसे प्राइजेस बढ़ जाती हैं तो लोग सेव करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो ऐसा हर वक्त पॉसिबल नहीं है। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोग कुछ देर के लिए जो है वो कंजम्पशन लेवल में कमी ज़रूर ले आते हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ में भी तो कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। अब एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी प्राइस में इजाफा हो गया, तो क्या हम क्या करेंगे? हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ देंगे? ठीक है, हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन उसका कोई अल्टरनेट तो ज़रूर ढूंढेंगे। तो हमने मीन्स अपनी बेसिक नीड तो पूरी करनी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर रहे तो हम जस्ट सेविंग ही बढ़ा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपनी बेसिक नीड किसी और अल्टरनेट से भी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन ओनली द एक्सपेंशन फेज़। तो उन्होंने रिसेशन फ़ेज़ को जो है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट एक्सपेंशन फ़ेज़ को ही एक्सप्लेन किया है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बिज़नेस जो है वो बूम की तरफ जाता है, पीक की तरफ जाता है, एंड देयर इज़ नॉट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसेशन पीरियड। So it was all about the over investment theory and it was being criticized by the economist.
सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।